रविशंकर। स्पोर्ट्स बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। भारत अब अपने टी20 मुकाबले को लेकर तैयार है। वनडे सीरीज में जीत हासिल करने के बाद भारतीय टीम एक बार फिर से टी20 में भी वेस्टइंडीज को मात देने के लिए तैयार है। तो वेस्टइंडीज की टीम भी कहीं न कहीं अपनी हार का बदला लेने के लिए पूरी तरह से तैयारियों में जुटी हुई होगी। हमारे साथ हमारे स्पोर्ट्स एक्सपर्ट राकेश रंजन जी हैं, उनके साथ स्पोर्ट्स संवाददाता प्रोजेस हैं। उन दोनों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि भारतीय टीम की क्या कुछ तैयारियां हैं और क्या कुछ आगे दिलचस्प मैच देखने को मिल सकता है। राकेश जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि वाकई में अब तो ये काफी चुनौतीपूर्ण मुकाबला होगा। दोनों टीमें कोलकाता पहुंच चुकी हैं। भारत टी20 में भी जीत हासिल करना चाहेगा तो वेस्टइंडीज चाहेगा तो पहले वाले हार की भरपाई हो जाए। यहाँ आपने बिल्कुल एक सही शब्द का इस्तेमाल किया कि बहुत चुनौतीपूर्ण मुकाबला होने जा रहा है। निश्चित तौर पर मुकाबला चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि टी20 में मुझे लगता है कि आप एक बदली हुई वेस्टइंडीज की टीम को देखेंगे, उसके तेवर को देखेंगे, क्योंकि वेस्टइंडीज का सबसे फेवरेट फॉर्मेट है टी20 का। आपने देखा होगा कि अभी आईपीएल की भी बिडिंग हुए है, तो उनके जो बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो कि इस टीम में भी हैं, काफी ऊंची कीमत पर खरीदे गए हैं और उनको लेकर फ्रेंचाइजीज में एक उत्साह था और वो चाहते थे कि वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों को हम चुने। तो इसका मतलब ये होता है, ये इशारा करता है कि आईपीएल जैसे बड़े टूर्नामेंट में अगर वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों पर इतनी बोली लग रही है तो ये साफ संकेत है कि वेस्टइंडीज की टीम टी20 में स्ट्रांग है। उनके खिलाड़ियों को टी20 का फॉर्मेट बहुत रास आता है। और आप कह सकते हैं कि जो एक वेस्टइंडीज की जीवन शैली की हम बात कर लें, जिस तरह की जिंदगी वो एकदम खुलेपन से जीना पसंद करते हैं, जिंदगी को एंजॉय करते हैं, टी20 का खेल भी कुछ वैसा ही है कि बहुत थोड़ी देर के लिए आप आते हैं, 20-20 ओवर का मैच होता है, आप चौके छक्के लगाते हैं, एंजॉय करते हैं, विकेट गिराते हैं और ये अंदाज वेस्टइंडीज को काफी पसंद है। अगर हम इस सीरीज की बात करें कि भारत और वेस्टइंडीज की जो टी20 की सीरीज शुरू हो रही है उसकी बात करें तो निश्चित तौर पर वेस्टइंडीज को टीम को कहीं से कमतर करके नहीं आंका जा सकता। उनके कप्तान पोलार्ड वापसी करेंगे ऐसी संभावना है, और पोलार्ड किस तरह के और कितने खतरनाक खिलाड़ी हैं ये बताने की जरूरत नहीं। निकोलस पूरन, जैसा कि मैं हमेशा से कहते आ रहा हूं और पिछली बातचीत में भी मैंने उनके बारे में चर्चा की है कि बहुत ही प्रतिभावान खिलाड़ी हैं। और निकोलस पूरन जो हैं, आपने देखा होगा कि किस तरह से उनके लिए सारे फ्रेंचाइजीज ने बढ़ चढ़कर बोली भी लगाई, तो ये बताता है कि वो कितने बड़े खिलाड़ी हैं। लेकिन निकोलस पूरन है। आपको इसके बाद आप बात करें तो आप कुछ नए खिलाड़ियों की बात मैं करना चाहूंगा जिनके लिए लोग कम जानते होंगे। हालांकि अब आईपीएल फ्रेंचाइजी में जब टीमों ने उन लोगों को खरीद लिया है तो शायद जानकारी हो गई हो। शेफर्ड की बात करना चाहूंगा और पॉवेल की बात करना चाहूंगा। ये दोनों गेंदबाजी भी करते हैं, फास्ट मीडियम बॉलर हैं और आप कह सकते हैं कि बल्लेबाजी भी इनकी अच्छी है। खास करके अगर हम बात करें पॉवेल की तो उन्होंने टी20 में शतक भी जड़ा है, उनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है। इसके अलावा अगर आप बात करें ओडियन स्मिथ की, उन्हें हमने वनडे सीरीज के दौरान भी देखा कि न सिर्फ उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की और बल्कि जब छक्के लगाए तो लंबे लंबे छक्के लगाए, क्लीन हिटर हैं। तो आप कह सकते हैं कि वेस्टइंडीज की टीम एक स्ट्रांग टीम है और इन तीनों का जो मैंने नाम लिया आपको, ये तीनों ऑलराउंडर हैं। ये सबसे अच्छी बात है। टी20 के क्रिकेट में ऑलराउंडर्स की जो होती है वो कीमत ज्यादा होती है। ऑलराउंडर्स आपके ज्यादा काम आते हैं क्योंकि एक गेंदबाज के रूप में आपको सिर्फ 4 ओवर डालने होते हैं। तो अगर ऑलराउंडर्स आपको कुछ ज्यादा मिल जाएं तो आप एक बॉलर शॉट करके बैटिंग बढ़ाकर खेल पाते हैं, तो आपको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल जाता है। तो इस मामले में वेस्टइंडीज की टीम जो है वो काफी आपको मजबूत लगेगी। दूसरी तरफ अगर हम भारतीय टीम की बात करें तो यह बताने की जरूरत नहीं कि भारतीय टीम में किस तरह के खिलाड़ी हैं और उनका क्या ऑरा है और उनका प्रदर्शन कैसा रहा है। आप रोहित शर्मा की बात कर लें, ईशान किशन की बात कर लें, विराट कोहली की बात कर लें, सूर्य कुमार यादव की बात कर लें, श्रेयस अय्यर की बात कर लें, बस आप नाम लेते जाएं, सब एक से एक धुरंधर खिलाड़ी हैं। और कुछ खिलाड़ी भारतीय टीम के चोटिल होने की वजह से बाहर भी हुए हैं, लेकिन बावजूद इसके भारतीय टीम कहीं से कमजोर नहीं है।
गेंदबाजी में बुमराह आराम कर रहे हैं, शमी आराम कर रहे हैं, लेकिन आपने देखा कि जो मौका मिलता है उसे दोनों हाथों से लपकने के लिए भारत के गेंदबाज भी तैयार हैं। प्रसिद्ध कृष्णा ने वो वनडे सीरीज में करके दिखाया। प्रसिद्ध कृष्णा एक बार फिर से दिखेंगे। मैं बराबर से आवेश खान के बारे में आपसे बातचीत करता रहा हूं, उनमें काफी प्रतिभा है और भारत में बहुत कम ऐसे गेंदबाज हैं जो 140 की रफ्तार से लगातार गेंदें डाल सकते हैं। तो आवेश खान है यहां पर, उनको शायद इस T20 सीरीज में मौका मिले। और आपने देखा होगा कि आवेश खान के लिए भी जो भी क्लब्स हैं उन्होंने बढ़ चढ़ कर आईपीएल बिडिंग के दौरान बोली लगाई। तो आवेश खान एक खिलाड़ी होंगे। इसके अलावा शार्दुल ठाकुर और दीपक चाहर दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं या दोनों को भी टीम खिला सकती है। तो भारतीय टीम भी आपको हर तरफ से स्ट्रांग दिखेगी। ऑलराउंडर के रूप में दो विकल्प हैं, वेंकटेश अय्यर हैं तो आपको दीपक हुड्डा भी हैं। तो भारतीय टीम स्ट्रांग है। एक बात कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि कोविड और अन्य वजहों से भारतीय टीम पे असर पड़ा है और इसके अलावा चोट भी जो है वजह है। हालांकि कोविड से खिलाड़ी अब उबर चुके हैं, लेकिन कुछ खिलाड़ी चोटिल हुए। केएल राहुल इस सीरीज में आपको नहीं दिखेंगे क्योंकि वो चोटिल हैं। इसके अलावा सुंदर आपको बाहर हो गए हैं, वाशिंगटन सुंदर बाहर हो गए हैं, अक्षर पटेल भी बाहर हो गए हैं। तो चोट की वजह से ये तीनों खिलाड़ी नहीं होंगे, लेकिन उसके बदले में ऋतुराज गायकवाड़ आपको देखने के लिए यहां पर मिलेंगे। ऋतुराज गायकवाड़ आ गए हैं। कुलदीप यादव की एंट्री हुई है टीम में। T20 टीम में भी कुलदीप यादव को शामिल कर लिया गया है। तो अब ये जो चीज हम वनडे में नहीं देख सके कि चहल और कुलदीप की जोड़ी को, हो सकता है कि हम T20 सीरीज के दौरान कुलचा को देख सकें। बिल्कुल सही कहा आपने, दोनों ही टीमें दमदार हैं। प्रोजेस आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से अहमदाबाद की पिच थी तो भारतीय बल्लेबाजों से ज्यादा गेंदबाजों ने अपना कमाल दिखाया था। अगर अभी के तात्कालिक प्रदर्शन की बात की जाए तो विराट भी नहीं चल रहे और भारतीय बल्लेबाजों ने कोई बहुत बेहतरीन प्रदर्शन नहीं किया और ना ही कोई बड़ा स्कोर खड़ा किया है। तो ऐसे में तो ये और चैलेंजिंग हो जाता है कि T20 फटाफट क्रिकेट में तो ज्यादा रन बनाना और बड़ी चुनौती होती है। जी बिल्कुल। एक तो कोलकाता की पिच काफ़ी सपोर्टिंग पिच रहती है, बैट्समैन को मदद करती है, काफ़ी रन है इसमें। तो जाहिर सी बात है ऐसे मौके पर वेस्टइंडीज जैसी मजबूत टीम का सामना भारतीय टीम को करना है तो भारतीय बैटिंग ऑर्डर को एक अच्छा परफॉर्म करना होगा। जाहिर सी बात है कि जिस तरह का खेल उन्होंने दिखाया है वनडे में, उससे काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करना होगा T20 में, क्योंकि रोहित शर्मा भी एक मैच के बाद 2 मैच फॉर्म में नहीं थे। इसके अलावा विराट कोहली तो बिल्कुल ऑफ फॉर्म है। ऋषभ पंत भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। ईशान किशन को एक मैच में मौका मिला है। तो जाहिर सी बात है कि इंडियन टीम अभी सेट नहीं है। तो उस अनुसार देखा जाए तो इंडियन टीम को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी वेस्टइंडीज जैसी टीम के अगेंस्ट में, क्योंकि वेस्टइंडीज की टीम एक ऐसी टीम है जिस पे आप प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं। उनके सभी प्लेयर स्ट्रोक प्लेयर है, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन, जिस मैच में अगर अच्छा खेलेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो अच्छा बैटिंग करते हैं। उनके पास लंबे लंबे हिटर बैट्समैन है, काफ़ी तगड़े प्लेयर है। तो जाहिर सी बात है कि जो कि हमारा एक स्ट्रेंथ है स्पिन ऑप्शन का, जैसे कि रंजन जी ने कहा कि कुलचा को मौका मिल सकता है। तो कुलचा के लिए भी काफ़ी चैलेंजिंग रहेगा उन तगड़े बल्लेबाजों को गेंदबाजी करना। फ्लाइट को वे आसानी से पिक करके आराम से छक्का मार देते हैं, क्योंकि उनके पास ताकत है, मसल्स है और उसका वे भरपूर उपयोग करते हैं। हमने वनडे मैचों में भी देखा कि ओडियन स्मिथ ने जिस तरह से बैटिंग की है लोअर मिडिल ऑर्डर में, हमेशा तीनों मैचों में लोअर मिडिल ऑर्डर वेस्टइंडीज के काफ़ी अच्छे बल्लेबाजी की है। केवल जो प्रॉब्लम है वो ओपनिंग में और साथ में मिडिल ऑर्डर में वेस्टइंडीज के, जबकि काफ़ी बड़े नाम है जो वेस्टइंडीज के जो बैट्समैन हैं काफ़ी तगड़े हैं। निकोलस पूरन का काफ़ी नाम है। जाहिर सी बात है कि हमने आईपीएल में भी देखा कि उनके लिए काफ़ी फाइट हो रही थी और काफ़ी अच्छे कीमत पे वे बिके हैं। तो कीरन पोलार्ड है, जिनका कुछ कहने की बात ही नहीं कि वे किस तरह से बल्लेबाजी कर सकते हैं। अगर उनके दिन हो तो वे किसी भी बॉलर को तहस नहस कर सकते हैं, किसी भी टीम को केवल अकेले अपने दम पे हरा सकते हैं। तो इस तरह के प्लेयर के अगेंस्ट में खेलना भारतीय टीम के लिए वाकई में चैलेंजिंग है और इस चैलेंज को रोहित शर्मा नए कैप्टन है, T20 में भी पूर्णकालिक कैप्टन बने हैं, तो वो किस तरह से हैंडल करते हैं ये भी देखने वाली बात है। और विराट कोहली, काफ़ी बड़ा सवाल है, विराट कोहली के ऊपर काफ़ी डिपेंड करती है भारतीय टीम
और विराट कोहली का प्रदर्शन वनडे मैचों में जिस तरह से रहा है और कुछ दिनों से हुए टेस्ट मैचों में भी काफी खराब परफॉर्म किया, तो देखना यह है कि इंडियन सॉइल पे T20 में वे कितने कारगर साबित होते हैं। उन्हें तेजी से रन बनाना होगा जबकि वे फॉर्म में नहीं है, तो ये एक काफी सोचनीय विषय है भारतीय टीम के लिए। और ऋषभ पंत एक उभरते हुए खिलाड़ी, हम लोग सबको ही जानते हैं कि वे जब परफॉर्म करते हैं तो फिर इंडियन टीम अकेले ही मैच जीत जाती है, लेकिन ऋषभ पंत के पास कंसिस्टेंसी की कमी साफ दिखाई दे रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है इंडियन टीम के लिए, और इन सबको काबू पाना कप्तान रोहित शर्मा के लिए काफी बड़ी चुनौती है। यहाँ पर मैं कुछ कहना चाहूंगा। बिल्कुल। इन्होंने जैसे कहा कि ऋषभ पंत में जो इनकंसिस्टेंसी देखने को मिल रहा है, वो लगातार अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो ऋषभ पंत एक लॉटरी के जैसे हैं, जब लग जाएंगे तो वो छप्पड़ फाड़ लॉटरी होगी, और ये बात उन्होंने साबित करके कई मौकों पर दिखाया है। तो आप ऐसे खिलाड़ियों के लिए खास करके छोटे फॉर्मेट में तो बिल्कुल जाते हैं कि अगर वो जिस दिन लग गए उस दिन मैच आपके नाम। इसके अलावा मैं कोहली पर वापस लौटूंगा, विराट कोहली पे। मीडिया से बातचीत करते हुए रोहित शर्मा ने एक बात कही और कहा कि कोहली का सब कुछ ठीक चल रहा है, उनका माइंडसेट अच्छा है, और सिर्फ आप लोगों की तरफ से बहुत बात होता है। यहाँ आप लोगों से मतलब मीडिया को ये मुखातिब थे, तो वो मीडिया से कह रहे थे कि आप लोगों की वजह से होता है, आप लोग उनके बारे में बातें करना बंद कर दें तो सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो अब ये बात बहुत दिलचस्प है उदय, जो मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि अब अगर विराट कोहली रन नहीं बना रहे हैं तो उसके लिए भी मीडिया ही जिम्मेदार है। ये एक नई बात सामने आई। और एक दूसरी जो कॉन्ट्राडिक्टरी बात मुझे दिखती है खिलाड़ियों में, रोहित शर्मा ने ये बात कही या विराट कोहली ने, ये हमेशा कहते हैं कि हमें बाहर की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बाहर की बातों पर ध्यान नहीं देते, हम ये नहीं सोचते कि मीडिया हमारे बारे में क्या लिख रही है या लिख रहा है। ये बातें ये हमेशा कहते हैं, तो फिर ये बातें रोहित शर्मा को कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है कि आप लोग लिखना बंद कर दीजिए, आप लोग उनको अकेले छोड़ दीजिए। अरे भाई, जब आप कहते हैं कि हम मीडिया की बातों पर ध्यान ही नहीं देते, तो इसका असर आप पर क्यों पड़ रहा है? लेकिन असर पड़ता है उदय, और ये बात मैंने आपसे पिछली जब भी चर्चा हुई है मैंने ये बात कही है कि खिलाड़ी जो भी कह लें, जब आपके बारे में बातें होती हैं तो उसका असर आपके दिमाग पर पड़ता है, और विराट कोहली के साथ ये सही हो रहा है। और इस लिहाज से आप सोचें तो रोहित शर्मा ने सच कहा है। अलग बात है कि पीछे सारे खिलाड़ी झूठ बोलते हैं कि हाँ, बाहर की बातों का उन पर असर नहीं पड़ता। असर पड़ता है, और जो भी हुआ, और हम लोग जितनी भी चर्चाएं कर रहे हैं उदय, हम हमेशा ये कहते रहे हैं कि विराट कोहली पर मैच की बातें नहीं चल रही हैं, सिर्फ क्रिकेट उनके दिमाग में नहीं चल रहा है, उसके अलावा भी बहुत कुछ चल रहा है। जो कुछ घटनाक्रम तेजी से बदला है T20 से कप्तानी से इस्तीफा देने के बाद से, और जो विवाद रहे हैं बोर्ड और उनके बीच में, तथाकथित ही कह लें लेकिन एक डिस्प्यूट, और इसके बाद उनका प्रदर्शन, ये सारी चीजें उनके दिमाग में प्ले कर रही हैं। अब ये उससे कितनी जल्दी निकल पाते हैं विराट, ये उनके मेंटल स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेगा, और ये बताने की जरूरत नहीं कि वो मेंटली बहुत स्ट्रांग प्लेयर हैं, और मैं श्योर हूं कि वो वापसी करेंगे। बिल्कुल, और शायद यही उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग पॉइंट है कि उन्हें अपने आलोचकों का मुंह अपने प्रदर्शन से बंद करना होगा। बिल्कुल, ये आपने सही कहा, और ऐसा करने की उनमें क्षमता है। ऐसा नहीं है कि बैड फेज उनका नहीं आया है, इससे पहले भी बैड फेज आया है। इंग्लैंड सीरीज पर एक बार गए थे तो बिल्कुल उनसे रन नहीं बन रहे थे, फिर उन्होंने सचिन से बात की, और अभी भी वही वक्त है कि आप अपने वरिष्ठ खिलाड़ियों से बात कर सकते हैं, सचिन से बात कर सकते हैं, सुनील गावस्कर से आप बात कर सकते हैं, और विराट में एबिलिटी की तो कोई कमी है ही नहीं। विकेट का कौन सा इलाका होगा, फील्ड का कौन सा ऐसा कोना होगा जहां पर वो शॉट नहीं मार सकते या रन नहीं निकाल सकते। किसी भी गेंदबाज को खेलना उनके लिए कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। टोटल जो खेल है वो माइंडसेट का है, और यही बात मैं पिछले लगभग 1 महीने से जब भी हम लोग बैठ रहे हैं, मैं ये बार बार कह रहा हूं कि उनके दिमाग में क्रिकेट के अलावा भी बहुत कुछ चल रहा है। उससे वो जितनी जल्दी निजात पा लें, उन चीजों को जितनी जल्दी पीछा छोड़ दें, वो उनके लिए उतना बेहतर होगा, और न सिर्फ उनके लिए, भारतीय टीम के लिए भी उतना बेहतर होगा। बिल्कुल, और प्रोजेक्ट लगता है अभी जो ये T20 3 मैच होने जा रहे हैं वेस्ट इंडीज के साथ, इन्हीं से ये भी तय होगा
कि आने वाले कुछ महीनों के बाद जो T20 वर्ल्ड कप होना है उसमें भारतीय टीम का स्वरूप क्या होगा, तो उस मायने से भी ये सीरीज काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। जी बिल्कुल, समझ लीजिए कि एक रोड मैप तैयार हो गया है अब इंडियन टीम के लिए कि कितनी जल्दी वर्ल्ड कप के लिए वे अपने प्लेयरों के नाम फाइनल कर सके, क्योंकि ये एक ऐसा वक्त है कि आपके पास बहुत ज़्यादा वक्त भी नहीं है और आपको प्लेयर भी सेट करने हैं, आपके पास एक नई टीम है, तो जाहिर सी बात है कि जो भी प्लेयर है वो परफॉर्म करेगा, वो उनको शो करना पड़ेगा कि हाँ मैं इस लायक हूँ कि मैं वर्ल्ड कप खेल सकूँ। और जिस तरह से इंडियन टीम ने पिछले वर्ल्ड कप में परफॉर्म किया था, तो जाहिर सी बात है कि वो इस बार उसको उस परफॉर्म को चेंज करना चाहेगी, अपने परफॉर्मेंस को। और रोहित शर्मा एक नए कैप्टन के रूप में इंडियन टीम को लीड कर रहे हैं, तो रोहित भी चाहेंगे कि जो प्लेयर यहाँ से खेल रहे अच्छा, अगर इस सीरीज में अगर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उन्हीं प्लेयरों को लेकर एक स्क्वाड बनाया जाए जो कि वर्ल्ड कप तक चले। और भारतीय टीम भी वही चाह रही है कि हम कुछ नए प्लेयरों को मौका मिल रहा है, कुछ पुराने प्लेयर को आराम दिया जा रहा है कि कुछ उनके पास जो बैकअप प्लान है वो भी तैयार हो जाए। अगर ये काम नहीं करे तो दूसरा उनके सामने फ्रंट पे काम करने के लिए तैयार रहे। तो इंडियन टीम के पास एक अच्छा मौका है अभी वेस्ट इंडीज जैसी मजबूत टीम के साथ, क्योंकि वेस्ट इंडीज T20 में काफी मजबूत टीम है, चाहे उनके पुराने प्लेयर हो या नए प्लेयर हो। हमने देखा है जैसे सेफर्ड मात्र 75 लाख की जो कीमत थी वे 7 करोड़ 75 लाख में बिके हैं, हैदराबाद सनराइजर्स ने खरीदा है। तो उनके पास कुछ एबिलिटी है, जाहिर सी बात है कि IPL की टीम में ये जानती है कि वे प्लेयर की उनके पास वो क्षमता है कि वो परफॉर्म कर सके। तो उसी को देखते हुए इंडियन टीम के पास भी ये मौका है कि इस तरह की मजबूत टीम को पराजित कर रोड मैप जो वर्ल्ड कप के लिए जो आगे की टीम है वो एक तैयार की जाए। राकेश जी आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, जैसा कि प्रोजेश ने वर्ल्ड कप की बात की और आपने भी सवाल किया था वर्ल्ड कप की तैयारियों के सिलसिले में, समस्या ये आ रही है कि अब वर्ल्ड कप के लिए आपके पास बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। बिल्कुल, लेकिन एक समस्या ये भी आ रही है कि जो अभी वर्तमान स्थिति है, ये जो कोविड काल है और जो खिलाड़ियों की फिटनेस की समस्या है कोविड काल के अलावा, ऐसे में आप एक कोर टीम अब तक बना नहीं पाए हैं। अगर सामान्य स्थिति होती तो एक कोर टीम तैयार थी, लेकिन इस कोविड के अनिश्चित काल में कि कब वो किस खिलाड़ी को अपने शिकंजे में ले ले, या फिटनेस की जो समस्या इधर हाल के दिनों में भारतीय क्रिकेट में उभर कर सामने आ रही है। अभी भी हम जैसा कि हमने शुरू में ही बातचीत में कहा कि 3 खिलाड़ी तो इस सीरीज से बाहर हुए हैं। तो हो क्या रहा है कि आप कोर टीम बना नहीं पा रहे हैं और इस अनिश्चित स्थिति है उसको देखते हुए टीम की तैयारी की जा रही है। इसलिए उदय आपको याद होगा कि जब हमने पीछे बातचीत की थी तो हमने ये कहा था कि हर खिलाड़ी का एक सब्स्टिट्यूट ढूंढना ही पड़ेगा। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि टीम इंडिया वही करने का प्रयास कर रही है। जैसे मैंने कहा कि शार्दुल ठाकुर का बिल्कुल सही सब्स्टिट्यूट है दीपक चाहर, तो दीपक चाहर टीम में शामिल किए गए। अब आप देख रहे हैं कि यहां पर ईशान किशन खेल रहे हैं, ऋषभ पंत भी टीम में है, तो ये बैकअप भी लगभग ऑलमोस्ट आपका जो है वो सॉल्व है। ईशान किशन पारी की शुरुआत भी कर सकते हैं। वेंकटेश अय्यर हैं, तो फिर आपको दीपक हुड्डा नंबर 6 के लिए इन दोनों की दावेदारी पर बात हो रही है। लेकिन दिक्कत यह है कि वर्ल्ड कप जो है वो ऑस्ट्रेलिया में होगा, तो वहां वेंकटेश अय्यर जो हैं वो ज्यादा प्रभावी होंगे क्योंकि वो जेंटल पेस से गेंदबाजी करते हैं, जबकि दीपक हुड्डा ऑफ स्पिनर हैं। तो अब देखना यह है कि क्या हार्दिक पांड्या तब तक फिट हो पाते हैं या नहीं। अभी IPL में बहुत सारी बातें खुल के क्लियर हो जाएंगी कि क्या हार्दिक पांड्या T20 में खेलने के लिए तैयार हैं, T20 वर्ल्ड कप में। और मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या को तभी टीम में शामिल किया जाना चाहिए अगर वो अपने कोटे के 4 ओवर डाल सकते हैं, तभी। इतनी फिटनेस तो उनके अंदर होनी चाहिए। बिल्कुल, और अभी चूंकि बोलियां लगने का दौर चल रहा है तो खिलाड़ियों में और उत्साह होगा कि बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करें। अब तो बोली लग चुकी, सारे खिलाड़ी अपने अपने फ्रेंचाइजी टीमों के साथ अब उनका नाम जुड़ गए हैं। जब IPL शुरू होगा तो खिलाड़ी भी जुड़ जाएंगे। रोहित शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए ये बात कही भी, जब उनसे पूछा गया कि IPL की बोली को लेकर खिलाड़ियों के बीच कितना उत्साह था, तो उन्होंने अपने बारे में तो बताया कि अब मेरी बोली लगे हुए तो काफी वक्त हो गए, चूंकि अब वो रिटेन किए जाते हैं।
लेकिन दूसरे खिलाड़ियों के लिए उन्होंने कहा कि यह स्वाभाविक है कि उनमें ये उत्साह होता है और ये था भी। लेकिन कहते हैं कि हम सब प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं, अब वो चैप्टर क्लोज हो गया, बिडिंग हो चुकी है और अब जो सारे खिलाड़ी हैं हमने जो है मंडे को साथ में बातचीत की और अब हम सब जो है भारत के लिए अच्छा परफॉर्म करने के लिए तैयार हैं। तो अब यही चीज है कि प्रायोरिटी जो है वो टीम इंडिया है सारे खिलाड़ियों की और ये होनी भी चाहिए और मुझे लगता है कि इसका ख्याल सारे खिलाड़ी रखेंगे कि फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा से टीम इंडिया ही है। तो मैं जो सब्स्टिट्यूट की बात कर रहा था तो यही समस्या आ रही है कि इस समय में आपको एक्सपेरिमेंट करने पड़ रहे हैं। कुछ आलोचनाएं हो रही हैं कि एक्सपेरिमेंट कुछ ज्यादा हो रहा है। अगर ये साधारण समय होता, एक कॉमन डेज रहते तो मैं भी कह सकता हूं कि हाँ इतने सारे एक्सपेरिमेंट नहीं होने चाहिए। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये जो एक स्थिति है, अनसर्टेनिटी है कि कौन कब बीमार हो जाए या कब किसकी फिटनेस की समस्या आ जाए, तो आपको जो है वो बेंच स्ट्रेंथ और सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी जो है उस तरह का एक पुल बनाकर रखना होगा। 14 अगर वहां है तो कम से कम 8-9 खिलाड़ी ऐसे आपको बैकअप के तौर पे रखने होंगे कि अगर उन मुख्य खिलाड़ियों को कुछ होता है तो उनके वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हो सके, उनकी जगह को ले सके। तो इस तरह से टीम को तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है और हम उस लिहाज से देखें तो मुझे लगता है कि कुछ एक्सपेरिमेंट का दौर जो है वो चलता रहेगा। बिल्कुल। और अगर प्रोजेक्ट पिच की अगर बात की जाए तो अहमदाबाद की पिच की सिचुएशंस दूसरी थी और यहाँ कोलकाता की पिच या जो T20 के मैच होने जा रहे हैं तो उसका भी फर्क दिखेगा, क्या लगता है आपको? बिल्कुल, जो कलकत्ता की पिच है वो काफी बैटिंग फ्रेंडली पिच है, तो जाहिर सी बात है कि रन बनेंगे और T20 में तो रन का ही भरमार होता है। जो भी टीम ज्यादा अच्छा रन बनाती है वो टीम जीतती है। तो आपको बैटिंग अच्छा करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इंडियन टीम की बैटिंग कुछ दिनों से काफी अच्छी नहीं चल रही। हम लोग साउथ अफ्रीका टूर में भी देखा कि इंडियन टीम बैटिंग के चलते ही हार रही थी। यहाँ पे भी वेस्ट इंडीज के साथ जो वनडे मुकाबला हुआ उसमें भी इंडियन टीम अपने बैटिंग का जो स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड का वो परफॉर्म नहीं कर पाई। तो T20 में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इंडियन टीम कैसे बैटिंग करती है। उसके ओपनर्स हैं जो अभी नए ऋतुराज गायकवाड़ काफी अच्छी बैटिंग किए थे IPL में, तो जाहिर सी बात है वो काफी कंसिस्टेंट प्लेयर हैं। तो अगर उन्हें मौका मिलता है रोहित शर्मा के साथ तो एक नई ओपनिंग भी देखने को मिलेगी और इंडियन टीम चाहेगी कि एक अच्छी ओपनिंग साझेदारी मिले जिससे कि इंडियन टीम का जो बैटिंग लाइनअप है वो एक लंबा स्कोर खड़ा कर सके। और वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट में अगर इंडियन टीम मान लीजिए पहले बैटिंग करती है तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक बड़ा स्कोर वेस्ट इंडीज को दे कि वो चेस करने में कुछ गलती करे और उनके विकेट गिरे। नहीं तो वेस्ट इंडीज की टीम के पास ऐसे खिलाड़ी हैं काफी लॉन्ग बड़े बड़े हिट लगाने में वे माहिर हैं, काफी मजबूत कद के खिलाड़ी हैं। तो जाहिर सी बात है कि वे आसानी से गेंद को छक्के पे पहुंचाने में विश्वास रखते हैं। और वेस्ट इंडीज के जितने भी प्लेयर है जाहिर सी बात है कि ज्यादातर प्लेयर स्ट्रोक प्लेयर है। तो हमें यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब पिच बैटिंग फ्रेंडली रहेगी तो वेस्ट इंडीज के बैट्समैनों को भी काफी फायदा होगा। और कोलकाता की पिच उसी तरह की है कि आपको बैटिंग में काफी रन बनेंगे। अगर आप बाद में चेस करेंगे तो भी आपको बड़ा रन चेस करना पड़ेगा, इसके लिए बैटिंग काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और साथ में इंडियन टीम के जो बॉलर हैं उसमें अभी हमने देखा कि शार्दुल ठाकुर काफी अच्छी बॉलिंग नहीं कर पा रहे। प्रसिद्ध कृष्णा एकमात्र ऐसे बॉलर थे जो कि वेस्ट इंडीज के बॉलरों पे अंकुश भी लगाया रन पे और साथ में विकेट भी निकाले। और दूसरे बॉलर है चहल की जो युजवेंद्र चहल जिस तरह से गेंदबाजी किए फ्लाइट में और जो भी मिश्रण था वो काफी काबिल तारीफ था। और जिस तरह से वे विकेट निकाले उसी तरह का परफॉर्मेंस अगर वो करते हैं तो इंडियन टीम के लिए पहला T20 जीतना कोई दूर की बात नहीं होगी यार। बिल्कुल राकेश जी, अगर कल के बुधवार के मैच की अगर प्लेइंग 11 की बात की जाए तो क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए? देखिए रोहित शर्मा तो ओपन करेंगे, अब उनके साथ ईशान किशन ओपन करते हैं या ऋतुराज गायकवाड़ ये देखना होगा। ईशान किशन आएंगे तो लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन बनेगा, लेकिन फॉर्म के हिसाब से जाएंगे तो आप गायकवाड़ की तरफ जाएंगे। लेकिन ईशान किशन ने अपने आप को साबित किया हुआ है और ये सीरीज का पहला मैच होगा तो मुझे लगता है कि ईशान किशन को थोड़ा सा यहाँ पर एज है। 3 नंबर पर निश्चित तौर पर विराट कोहली खेलेंगे, 4 नंबर पर ऋषभ पंत आते हैं। तो अब 5वें नंबर पर क्या श्रेयस अय्यर और सूर्य कुमार यादव दोनों खेलेंगे या सिर्फ सूर्य कुमार यादव वहां पर खेलते हैं? क्योंकि 6 नंबर पर मुझे लगता है कि किसी ऑलराउंडर को लेकर जा सकते हैं और वहां पर दीपक हुड्डा और वेंकटेश अय्यर की बात है।
इंडियन पिच है तो दीपक हुड्डा दिखते हैं हमें, क्योंकि वो ऑफ स्पिन गेंदबाजी भी करते हैं और ज्यादा अच्छे बल्लेबाज भी हैं। लेकिन अगर हम T20 वर्ल्ड कप के नजरिए से देखें तो वेंकटेश अय्यर को आप आजमा सकते हैं, और वेंकटेश अय्यर को आजमाने के पीछे एक वजह और भी हो सकती है कि अगर आपको श्रेयस अय्यर को, चूंकि बल्लेबाजी पीछे अब कमजोर हो गई है वाशिंगटन सुंदर के निकलने के बाद, तो हो सकता है कि आप वेंकटेश अय्यर से ओपन करवा दें और आप श्रेयस अय्यर और सूर्य कुमार यादव दोनों को खिलाएं। तो ये जो है शुरू के 6 खिलाड़ी रहेंगे और इसके बाद आपको 5 गेंदबाज मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि एक तो प्रसिद्ध कृष्णा बिल्कुल फिक्स हैं, चहल खेलेंगे ये भी फिक्स है, अब आवेश खान हैं, इसके अलावा भुवनेश्वर कुमार हैं और हर्षल पटेल हैं, तो हर्षल पटेल भी खेलेंगे। तो आप हर्षल पटेल 30 गेंदबाज में हर्षल पटेल और प्रसिद्ध कृष्णा तो रहेंगे ही, अब भुवनेश्वर कुमार और आवेश खान में से किसी एक को मौका मिल सकता है, तो 3 ये गेंदबाज हो जाएंगे। और इसके अलावा अगर आप 2 स्पिनर पे जाते हैं तो एक चहल होंगे और एक कुलदीप हो सकते हैं, और नहीं तो तेवतिया को भी मौका जो है वो मिल सकता है, वो भी बहुत टैलेंटेड बॉलर है, लेकिन नहीं लगता मुझे कि 2 लेग स्पिनर के साथ जाना चाहेंगे कप्तान, तो उस स्थिति में कुलदीप को खिलाया जा सकता है। लेकिन ये बात भी तय मानिए कि जैसा प्रोजेश ने शुरू में कहा था कि कुलदीप पर वेस्टइंडीज की टीम हावी होने का प्रयास करेगी। कुलदीप फॉर्म तलाश रहे हैं और निश्चित तौर पर वेस्टइंडीज की टीम चाहेगी कि वो कुलदीप को सेटल होने न दें, लेकिन यही सबसे बेहतर मौका होता है कि स्पिनर के लिए कि अगर वो जो है अपने नर्व को बना के रखे, फ्लाइट देने में कंजूसी ना करे, तो कुलदीप इस काबिलियत के खिलाड़ी हैं। जिस तरह के चाइना मैन बॉलर बहुत रेयर देखने को आपको मिलते हैं, और जो उनका दूसरा होता है जो बाहर की ओर निकलता है वो बहुत डेडली है उनका। तो इस लिहाज से अगर इसको एक चैलेंज के रूप में स्वीकार करते हैं, और मैंने देखा कि वनडे के दौरान भी जब कुलदीप आखिरी मैच में खेल रहे थे तो रोहित कोहली उन्हें बहुत सपोर्ट कर रहे थे। एक खराब गेंद उन्होंने फेंकी तो उन्होंने कहा भी कि अगर इस तरह की गेंदें डालोगे तो मैं तुम्हें बॉलिंग नहीं दूंगा, लेकिन वो चाहते हैं कि कुलदीप इस टीम में सेट करें। ये बात उन्होंने, रोहित ने छिपाई नहीं है, और ये बात वो खुल के कह रहे हैं कि कुलदीप डिजर्व करते हैं इंडियन 11 में खेलना, और इसके लिए उन्हें हमें मौके देने होंगे। तो इन बातों पर अगर जाए तो उस लिहाज से लगता है कि कुलदीप को कल मौका मिलेगा। बिल्कुल, तो कहा जा सकता है कि दोनों ही टीमें T20 मुकाबले के लिए तैयार हैं। अब इंतजार दर्शकों को इस बात का है कि कौन किस पर हावी होता है और T20 मुकाबले में जीत किसके हाथ लगती है। राकेश रंजन जी और प्रोजेश, आप दोनों को चर्चा में शामिल होने के लिए, भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिलहाल स्पोर्ट्स बाइस्कोप में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।